आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे देश के लिए। ख़ास तौर से जो भी हमने प्रगति करी है देश में पिछले 10, 15, 20 सालों में, उसका आईटी का बड़ा योगदान है। और अगर उस क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में करीब 6-7 हज़ार संस्थाएं खुल चुकी है जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन देती है। इस विषय में करीब सभी इंजीनियरिंग विद्यालयों में आज की तारीख में आईटी की एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस की या इलेक्ट्रॉनिक्स की एजुकेशन दी जाती है। तो महत्व तो अपना आप ही पता लगता है कि बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक उसकी गुणवत्ता का सवाल है वो अभी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, या उसकी जो लेबलिंग है, या उसके जो नए डायमेंशंस हैं, या उसमें जो रिसर्च है, उसमें हमें थोड़ी सी प्रगति करनी है। तो जहाँ तक आईटी का सर्विस सेक्टर है उसमें हिंदुस्तान काफ़ी आगे है, पर जहाँ आईटी का जो लीडिंग सेक्टर है, जहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो वर्ल्ड फॉलो करे, शायद उसमें हमें अभी काफ़ी आगे बढ़ना है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी को पूरा सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। एजुकेशन की स्थिति जैसी आईटी की है वैसी ही इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक मदर ब्रांच है आईटी के लिए। पर जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ मामला थोड़ा सा ढीला ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में फैब्रिकेशन हिंदुस्तान में काफ़ी हल्का है। हमारे पास फाउंड्रीज़ नहीं है जहाँ आईसी की बड़ी बड़ी चिप्स बनती है, जिसको हम वीएलएसआई या यूएलएसआई कहते हैं, या जिन पे सारे सिस्टम्स बेस्ड होते हैं, या जो हम सिलिकॉन वैली का इक्विवेलेंट सेटअप कहें, वो हिंदुस्तान में अभी है नहीं, क्योंकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है और उसकी खाली यहाँ पे रिसर्च होती है, डिज़ाइन होती है, पर फैब्रिकेशन और टेस्टिंग में हम ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए हैं। गवर्नमेंट ने भी अभी जो नया अपना मिशन चालू करा था पिछले जुलाई अगस्त में ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि डिजिटल इंडिया से था, जिसके 9 मुख्य स्तंभ हैं, उसमें से एक मुख्य स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में अच्छा होगा। प्रचार प्रसार और अध्ययन की संभावनाएं तो अनेक हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्थाएं काफ़ी इसमें कार्यरत हैं और भारत सरकार ने इनको ये इजाज़त दी है कि ये प्रोग्राम्स चलाए जा सकें, चाहे वो डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है, स्किल है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल कई तरह के नए प्रयोग कर रही है स्किलिंग के लिए। तो प्रावधान तो सारे हैं इन सब के अंदर, और आज की तारीख में हम एब्सोल्यूट नंबर में काफ़ी मैन पावर इसमें हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर जहाँ तक इसमें हम बात करें कि उसकी गुणवत्ता की, और ख़ास तौर से बहुत ही हाई एंड जो रिसर्च होता है उसकी मैन पावर की, तो शायद उसकी थोड़ी सी कमी है। और जो भी नए मिशन हैं जहां हम इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, जहां हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, या कोई हम सेंटर्स बना रहे हैं रिसर्च के, एक्सेलेंस के या प्रोडक्शन के, जैसा कि हमने मणिपाल के अंदर एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की लैब बनाई है ताकि सब लोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सीख सकें, तो उसी से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ेंगे। या हाई पावर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग सीख सकें जो हमने ख़रीदा है यहाँ पर, तो शायद उससे कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। तो ये ऐसे प्रयोग हमें करने चाहिए। इस सब के लिए हमें सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो पूल्ड हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, इस सब के लिए हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। जो भी संस्था नई बने, जब भी बने, उसको इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए सहयोग सरकार से या इंडस्ट्री से भी मिलना चाहिए। और इंडस्ट्री से पार्टनरशिप मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करती है, वो उसमें इन्वेस्ट भी करती है। और अगर वो थोड़ा सा समय या सुविधा उसमें से हमें दे सके, तो शायद जो आने वाली जनरेशन है इंजीनियर्स की या टेक्नोक्रेट्स की, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। शिक्षा का उपयोग तो पूरा रहता है, और शिक्षा जैसे पहले होती थी कि भाई आपने डिग्री ले ली या आपने डिप्लोमा ले लिया, अब ज़िंदगी भर गाड़ी चल रही है, वो शायद अब सच नहीं है। आज की तारीख में ज़िंदगी भर आपको सीखना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है साथ के साथ, क्योंकि कोई ना कोई आपके सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, और आपको टीम के रूप में कार्य करना होता है। बिना टीम आजकल कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए शिक्षा का महत्व बहुत है, और शिक्षा
में जो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज़ में आजकल, ये रहती है कि हम आपको वो शिक्षा दे सकें जिसमें आप सीखने की सीख ले सकें। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में पारंगत होकर हमारे यहाँ से डिग्री लेके जा रहे हैं, पर हम जो आपको जो पारंगत बनाना चाहते हैं कि आप कोई भी विषय कभी भी कैसे भी सीख सकें। तो उसके लिए नए नए आयाम बन गए हैं कि आप कॉन्टैक्ट मोड में सीख सकते हैं, जो हमारे पास रह के, और 4 साल लेके एक बेसिक डिग्री ले ली आपने, पर उसके बाद भी आप कभी साल भर का 6 महीने का एग्जीक्यूटिव इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद भी आप मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद भी आप हैंड्स ऑन टाइप का प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद भी आप डिस्टेंस के प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपको जो नया विषय सीखना है वो आप कहीं पे भी बैठ के सीख सकें और सर्टिफिकेशन ले सकें। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो दक्षता आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं हासिल करनी होती है। ये ज़रूर है कि ये जो दक्षता हम आपको देते हैं एक बेसिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम आती है। ये एक वेफर के रूप में बनती है, एक बेस या प्लिंथ लेवल पे आपको ले आती है। अब उस पर आप कैसी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, उस पर कैसा भी आप नया प्रयोग कर सकते हैं, उसको वापस हटा के वापस नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं ज़रूरत हो तो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग के होते हुए आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर शिक्षा का महत्व पुराने समय से आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कंटिन्यू शिक्षा का और भी ज़्यादा, कि आपको हमेशा सीखते रहना है और बदलाव लाते रहने हैं। हम सब जानते हैं कि हमने जो 15-20 साल या 30 साल पहले जो विषय पढ़े वो विषय हम आज नहीं पढ़ा रहे हैं। हम सब नए विषय पढ़ा रहे हैं, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग में और साइंस में। तो यह प्रगति और तेज होगी, ये मेरा मानना है। इसलिए हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होना चाहिए, और हमें जिस विषय में पारंगतता हासिल करनी है उस विषय में हमें अपने अनुसार भी पढ़ना सीखना होगा। और उस सब को सुविधाजनक बनाने के लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स बहुत काम आ गए हैं। वेब बेस्ड कोर्सेज हैं, वीडियो बेस्ड कोर्सेज हैं, मूक बोलते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, जिसके बेस पे सर्टिफिकेशन भी आ जाता है, और सर्टिफिकेशन और स्किलिंग मिला के वो आगे डिप्लोमा डिग्री का रूप भी ले सकता है। और हो सकता है कि अभी हम वर्चुअल क्लासरूम की बात करते हैं जो सब जानते हैं, आने वाले समय में वर्चुअल लेबोरेटरीज़ बहुत फेमस हो जाएगा। और जब ये सब चीज़ें मिला जाएंगी और वर्चुअल एग्जामिनेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी पूर्ण रूप ले लेगा, तो पता पड़ेगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। तब आप देखेंगे कि एक आम आदमी एक से ज़्यादा बेसिक डिग्री करेगा, एक से ज़्यादा अपनी पीजी डिग्री करेगा, या एक से ज़्यादा पीएचडी भी करेगा, या कई बार पढ़ाई लिखाई करेगा बिना किसी डिग्री की चिंता के। भारत को उनके समकक्ष लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वजह यह है कि हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। सिर्फ एक मोबाइल कनेक्टिविटी को हम अच्छा मान सकते हैं या ठीक मान सकते हैं, उसमें भी क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, पर हाँ उसका नंबर, उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। उसके समकक्ष लाने के लिए हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल सिस्टम्स का प्रयोग बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब डिजिटल लिटरेसी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, मतलब बेसिक लिटरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें भारत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो स्कूली शिक्षा के रूप में है, चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा के रूप में है, चाहे वो और किसी रूप में है। हमें बेसिक एजुकेशन और हमें डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। उस सब के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फ़ायदा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये फ़ायदा है, डिजिटल का ये फ़ायदा है कि अगर हम उसको स्केल अप करें, उसको खूब बढ़ाएं या ज़्यादा प्रयोग में लाएं, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, एक्सपोनेंशियली कम हो जाती है उसकी कीमत, और उसका प्रयोग जो है हर चीज़ को फास्ट बना देता है, रिलायबल बना देता है। तो जो डिजिटल इंडिया ड्राइव के तहत जो भी 9 स्तंभ हैं उनको हमें आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो हमारी कनेक्टिविटी से संबंध रखता है, चाहे वो हमें इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की बात करता है, चाहे वो मोबाइल की करता है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्शन की करता है। ये सब चीज़ें अगर हम साथ में लाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे, तभी हम इस मीडियम का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और हमारा देश एडवांस्ड बनेगा और लोगों की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सुविधाजनक बनेगी। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में स्थापित की गई, राजस्थान सरकार के इनविटेशन पे हुई है।
और उसकी वजह ये थी कि राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल संस्थाएं तो काफ़ी है, पर उनमें गुणवत्ता की कुछ कमी थी, उनमें लीडरशिप की कुछ कमी थी, उनमें अपनी ब्रांडिंग की कुछ कमी थी। यह सब चीज़ों के लिए मणिपाल जाना जाता है। उसमें एक्सपर्टीज़ है हर तरह की, चाहे वो शिक्षा से है या चाहे शिक्षा का सहयोग करने वाला क्षेत्र है, चाहे वो हॉस्टल चलाना है या बिल्डिंग बनाना है या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है या प्लानिंग है या विजन है, जो भी अगर आप कहें तो वो सब उसमें है। तो मणिपाल को यहाँ बुलाया गया है और मणिपाल के आने की वजह से मैं पर्सनली मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया है। फैकल्टी के सोचने समझने का और काम करने का तरीका बदला है और जो प्रयोग हम करते हैं उनकी बात बाकी जो शिक्षा का जो वातावरण है उसमें भी जाती है और उसको इफ़ेक्ट करती है पॉजिटिवली। आज जब भी मैं अपनी संस्था से बाहर जाता हूँ तो जो भी लोग मुझे मिलते हैं कुछ न कुछ सीखने की, पूछने की, समझने की चेष्टा रखते हैं। और ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, हम भी वैसी चेष्टा रखते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा प्रयोग कर रहे हैं तो हम भी उनसे सीख के लाके हम यहाँ पे करते हैं। फ़र्क इतना ही है कि हम उसको जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे पास उसके लिए पावर है, हमने लोगों को उसके लिए फ्रीडम दे रखी है। हम यूनिवर्सिटी होते हैं के नाते बदलाव जल्दी से ला सकते हैं कंपेयर टू एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन होने के नाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपाल में सेल्फ बिलीफ है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए और ये हम करेंगे, चाहे वह हमारी लेबोरेटरी है, चाहे वह हमारी बिल्डिंग है, चाहे वह हमारे ग्रीन फीचर्स हैं, चाहे वो फैकल्टी के क्वालिफ़िकेशन है, चाहे एंडोमेंट का क्रिएशन है, चाहे उनको कोई फ्रीडम दे के कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में भेजना है या फिर हाई एंड फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी। इन सब में हम चाहते हैं कि हम आगे रहें और बहुत थोड़े से समय में ही हम, मेरा मानना है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। पर इनकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। जब तक हम रहेंगे, जब तक हमें शिक्षा को अच्छे से आगे बढ़ाना है, तब तक हमें इनमें नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे। चाहे वो हम नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, चाहे वो हम हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, उनकी भी गुणवत्ता में सुधार करें, या चाहे हम उनको नए सर्टिफिकेट और दूसरे प्रोग्राम्स दें। तो मणिपाल इन सब के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इन सब क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि बाकी संस्थाएं भी हमारे आने से खुश हैं, हमसे जुड़ के खुश हैं। और कुल मिला के राजस्थान अपने आप में एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है शिक्षा के विषय में। और जो आज से कुछ समय पहले, 5-10 साल पहले था कि राजस्थान से अच्छे छात्र जनरली राजस्थान से बाहर चले जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे, या उसको अगर कहें कि क्षेत्रीय ब्रेन ड्रेन था, तो उसको हमने रोक लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और इतना ही नहीं, हमने उसको रिवर्स भी कर दिया है कि आज हम हिंदुस्तान के कई अच्छे छात्रों को जो राजस्थान के बाहर के हैं या विदेश से भी हैं, उनको यहाँ पे ला पा रहे हैं क्योंकि हमने वैसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करी हैं, वैसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करा है। यूनिवर्सिटी तो सब कानूनन रूप से तो एक ही होती है, स्ट्रक्चर सबका एक होता है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को आप समझना चाहेंगे तो आप उसको 2-3 अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह कानूनी जामा, तो वो सरकार को पहनाना ही पड़ता है, चाहे वो एक्ट के रूप में है, चाहे वो एफिलिएशन के रूप में है, चाहे वो आप कोई यूजीसी के प्रावधान के तहत आप को बनाया जाता है, तो वो सब लोग पूरा करते हैं। पर असली कहानी उसके बाद चालू होती है कि जहाँ कुछ न कुछ गलत कर दिया जाता है या जो गुंजाइश होती है उसका एडवांटेज ले लिया जाता है और उसकी वजह से क्वालिटी वेरी करती है। तो मणिपाल ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो क्वालिटी पे दिया है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब प्रोजेक्ट कंसीव करा है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि किसी भी चीज़ का प्रॉपर प्रावधान हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे वो नंबर का हो। तो जैसे जब प्रोजेक्ट बनाया गया, फिज़िकल प्रोजेक्ट की बात करूं, सिविल प्रोजेक्ट की बात करूं, तो पता है राजस्थान में बन रहा है, तो एनर्जी की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस होगी, वाटर की और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, और लिविंग कंडीशंस की और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। इन सब को ध्यान में रखा है। तो जब प्रोजेक्ट बनाया गया तो सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन को लाया गया।
तो हमारा जब प्रोजेक्ट पहले साल में बन रहा था, उसी साल हमें गृह से वाटर कंजर्वेशन का नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिला कि पूरे 122 एकड़ के क्षेत्र में जो पानी यहाँ गिरता है वो यहीं पे एब्जॉर्ब होता है, रिचार्ज करता है, और जो ऊपर छतों पे या बिल्डिंग में आता है उसको एकत्रित करके पूरी 12 किलोमीटर लंबाई की हमने यहाँ पे लाइन डाल रखी है या चैनल डाल रखी है, जिसके तहत हम पानी को इकट्ठा करके रिचार्ज करते हैं। और एक हमने अभी करीब 13 लाख लीटर का ओपन पॉन्ड बनाया है, उसके अलावा 4 पॉन्ड और हैं, तो उनके थ्रू भी हम रिचार्ज की फैसिलिटी रखते हैं। उसके बाद हम एनर्जी पे आए, तो एनर्जी पे हमने सारा एलईडी का सिस्टम बनाया आज 2012 से, आज से नहीं। और उस एनर्जी के तहत हम पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, 99.5 एंड अबव का पावर फैक्टर इतनी बड़ी कैंपस होके भी हम लोग मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमने एनर्जी, चूँकि राजस्थान में सौर एनर्जी काफ़ी है, तो हमने यहाँ पर करीब 1.5 साल पहले 850 किलोवाट का पावर यूनिट हमारे यहाँ सोलर पावर एनर्जी यूनिट लगा दिया है। सोलर फोटोवोल्टाइक जिसको हम बोलते हैं, हम सोलर थर्मल की बात नहीं कर रहे हैं। और आने वाले 6 महीने में वो करीब 1 मेगावाट पे चला जाएगा हमारा अपना जनरेशन, जो हमें भी फीड करेगा और जो ग्रिड है ज़रूरत पड़ने पे उसको भी फीड करेगा। तो इस टाइप के प्रयोग किए गए। उसके अलावा हम डिसेबल्ड फ्रेंडली या डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली हैं पूरी तरीके से। इस संस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आ जा नहीं सकता, या उसकी व्हीकल या उसकी जो व्हील चेयर है वो नहीं आ जा सकती है, उसके लिए कोई टॉयलेट या फैसिलिटी नहीं है, या उसके लिए लिफ्ट नहीं। ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान रख के बनाया गया है। उस सब के अलावा जितने भी क्रियाकलाप करने होते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ, उनके लिए जो भी स्पेसेस चाहिए, चाहे वो डिस्कशन रूम्स हैं, चाहे वो एक्टिविटी रूम्स हैं, चाहे वो क्लब्स और सोसाइटी हैं, अगर रिक्वायरमेंट 60 या 70 स्क्वायर मीटर का है एक लैब का, या तो हमने जहाँ तक बनती कोशिश है उसको 100 ही बनाया है। अगर उसमें फ्लोरिंग का रिक्वायरमेंट है कि एक प्लास्टर्ड होगी, तो हमने कोशिश करी है कि वो प्रॉपरली विट्रीफाइड टाइल की हो। अगर वो उसमें कूलिंग या फ़ैन की या एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत है, तो हमने कोशिश करी है कि उसमें एयर कंडीशनिंग हो। तो हर लेवल पे हमने जो भी बेंचमार्क सेट करा है वो अच्छा करा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि यही प्रयोग हम पढ़ाई लिखाई में भी कर रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे पास करीब 200 फैकल्टी पीएचडी क्वालिफिकेशंस के साथ हैं, और हम उनको सीड ग्रांट्स देते हैं, इंटरनल ग्रांट। हम उनको जो करीब 1 से 3 लाख रुपए तक की होती कोई भी रिसर्च गतिविधि चालू करने के लिए, उसी तरीके से हम उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस देते हैं, और वह करीब 60,000 रुपये का होता, आने वाले समय में 70-75 हज़ार का होगा। और उससे वो कोई भी प्रोफेशनल सोसाइटी की मेंबरशिप ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, और विदेश भी जा सकते हैं। तो ये जो सारी छूट है, जो ज़्यादातर इसका प्रावधान सरकार में होता है, पर उसकी एफिशिएंसी कम होती है। हमारे यहाँ एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और छूट भी है, और उस वजह से आप समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट बहुत तेज़ गति से प्रगति कर रहा है। आज क्षेत्र में उसका राजस्थान क्षेत्र में या नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र में अच्छा नाम हो गया है, और अच्छे से अच्छे लोग हमारे यहाँ आने की चेष्टा रखते हैं। और यही वजह है कि आज हम करीब 435 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और 5 साल से कम समय में हमारे यहाँ करीब 6,500 स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों के पास करीब 200 से ज़्यादा पीएचडी रजिस्ट्रेशंस हैं, करीब 3-4 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं, 80-90 लाख से ज़्यादा की कंसल्टेंसी है। ये सब हमने बहुत ही अपने कम समय में अर्जित कर लिया है। ये खुशी का विषय है, और खुशी इस बात की भी है कि ये हमें प्रेरित करेगा आगे जाने के लिए, और हमें ही नहीं, बाकी जो हमारे साथी हैं यहाँ पे उनको भी प्रेरित करेगा कि हम भी ऐसे काम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि क्षमता सब में है, पर उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था, या उसके सही सपोर्ट सिस्टम्स प्लेस में नहीं थे, तो शायद वह फ़र्क मणिपाल यहाँ पर कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जॉब प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की पढ़ाई लिखाई का, पर मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि फैकल्टी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। और भी जानकारी दी जा सकती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सुविधाएं कैसी है,
और उसके बाद अगर टीचर्स अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी है, और उसके बाद आता है प्रोसेस का नंबर कि प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के मेथड्स अच्छे होने चाहिए, एग्जामिनेशन के मेथड अच्छे होने चाहिए, जैसे हम ओपन बुक एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी भर आपको कोई ये नहीं कहता है कि बिना पढ़े लिखे देखे या रेफरेंस के आंसर दे दो। वो ये कहता है कि आप बेस्ट डिज़ाइन लाओ, बेस्ट प्रोडक्शन लाओ, बेस्ट आर्टिकल लिखो, बेस्ट जो भी करो, तो आपको ज़िंदगी भर ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होता है। तो इससे प्रयोग हम करते हैं। चौथे नंबर पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वन टाइम एक्टिविटी है। पहली बार हमने प्लेसमेंट दिला दिया तो स्टूडेंट खुश हो जाएगा, पर अगर उसको हमने ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करा तो आगे कहीं ना कहीं मात खा जाएगा। तो हमारे हिसाब से प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट तो है, पर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कई दूसरी संस्थाएं उसको प्रचारित करती हैं। फिर भी प्लेसमेंट पर ध्यान देना हमारी जिम्मेवारी है, और हमने अभी तक 2 बैचेस निकाले हैं यहाँ से जो छोटे छोटे हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा बल्क एम्प्लॉयर्स पे ध्यान नहीं दिया है जो आप समझते हैं कि आईटी के क्षेत्र के होते हैं। हमने ज़्यादातर कोर या न्यू एम्प्लॉयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। बल्क वाले चाहते हैं कि उनको 400-500 का बैच मिले, एक साथ टेस्ट लेके वो 100-200 ले जा सकें। उस टाइप के बैचेस हमारे पास थे नहीं। यही वजह है कि हमने पिछले 2 साल में करीब जो कंपनी बुलाई वो पहले साल में करीब 90-95 कंपनियां थी, और लास्ट ईयर करीब 120 और 125 कंपनियों के बीच में हमने बुलाई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कंपनी हमारे यहाँ के कैंपस में करती है, कुछ जो पूल्ड कैंपस में करती है वो करती है कि वो जयपुर में आ गए और हमारे यहाँ करा। कुछ पूल्ड कैंपस हमारे यहाँ भी होते हैं। इस तरह के प्रयोग हमने करे हैं। तो 120 से 125 कंपनी पिछले साल आई थी। प्लेसमेंट करीब करीब सभी क्षेत्रों में अच्छा है, और इंजीनियरिंग ही नहीं, प्लेसमेंट बीए, बीकॉम, बीबीए, एमसीए जो भी है इन सब क्षेत्रों में भी अच्छा है। होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म का भी अच्छा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि एवरेज प्लेसमेंट पैकेज जो है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो हमारा एमबीए का है, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग का है। पर जहाँ तक उसके प्लेसमेंट की गुणवत्ता की सुधार की बात है, वो हमेशा हमें उस क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। अगर आज मेरा प्लेसमेंट का एवरेज 5.25 लाख है तो कल का मेरा टारगेट 5.5 या 5.7 लाख होगा। और आज मेरा अगर प्लेसमेंट करीब 80, 90, 95, 100% पे है तो कल का मेरा टारगेट होगा कि मैं डबल प्लेसमेंट करूं या ड्रीम प्लेसमेंट्स लूं। तो प्लेसमेंट एक ऐसी गतिविधि है जो साल दर साल चलती रहेगी, हम बढ़ाते रहेंगे, पर उसको हमने स्ट्रेंथन करने के कुछ अच्छे प्रयोग कर रखे हैं। एक प्रयोग तो यह है कि हमारे यहाँ करीब करीब 10% ऑफ द कोर्स है वो इंडस्ट्री द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि उनको इंडस्ट्रियल इनपुट्स मिल सकें और इंडस्ट्री वालों के कांटेक्ट में आ सकें। और उसका प्रयोग ऐसा कर रखा है कि वो टेस्ट में नहीं आएगा, इंडस्ट्री वाला बाध्य नहीं होगा कि वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाए या कॉपियों को जांचे, क्योंकि वो करने से उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमने ये 10% ओवर एंड अबाउ सिलेबस कर रखा है कि इंडस्ट्री इनपुट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आके फ्रीली दे सके। तो यही वजह है कि इंडस्ट्री के लिए बच्चे ज़्यादा अच्छे से रेडी मिल जाते हैं हमें। तो ये एक हमने इंडस्ट्री के लिए प्रयोग कर रखा है। दूसरे जो प्रयोग कर रखे हैं, हम 6 महीने के लिए इंटर्नशिप्स पे भेजते हैं अपने छात्रों को, और वो 6 महीने का जो प्रयोग है वो उनको वहीं पे प्लेसमेंट दिला देता है जहाँ पे वो कार्य करते हैं। अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो, और ऑब्वियसली क्योंकि उनको प्लेसमेंट का इंटरेस्ट होता है तो अच्छा कार्य करते हैं और वो प्लेसमेंट उनको मिल जाता है। फ़ायदा उनका भी है, कंपनियों को, कि उनको तैयार मैन पावर मिलती है, हमारा भी है कि उनको प्लेसमेंट अच्छे मिलते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि छात्रों को भी पहले से जो इंडस्ट्री का वातावरण है उसके बारे में जानकारी होती, तो उनको पता है क्या एक्सपेक्ट करना, क्या नहीं करना, और जल्दी से उनको नौकरी मिल जाती है। तो प्लेसमेंट के कई सारे नए प्रयोग हमने करे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पर हम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है उनकी टीचिंग लर्निंग को देते हैं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, विषय है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट रीजन का भी होता है, कंस्ट्रेंट कास्ट का भी होता है। पर अगर मैं एक बार मान लूँ कि कोई भी आदमी अच्छी शिक्षा पाने के लिए कहीं पे भी जा सकता है या उसकी कीमत चुका सकता है, मतलब फाइनेंसेस हैं उसके पास, तो मेरे हिसाब से कुछ फैक्टर जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ वो होने चाहिए। सबसे पहली पेडिग्री जो बोलते हैं, ब्रांडिंग जो बोलते हैं, क्वालिटी जो बोलते हैं, वो होनी चाहिए फैकल्टी की।
आप जब भी देखें, आप ये देखें कितने लोग प्रोफेसर्स हैं, कितने लोग पीएचडी हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, और अगर उन्होंने कुछ पब्लिश करा है तो वो कौन से अच्छे जर्नल्स में, क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश करा है, और अगर उन्होंने कुछ अच्छा कार्य करा है तो समाज के लिए कैसा रिसर्च करा है और इंडस्ट्री के लिए कैसा रिसर्च करा है। जैसे कि हम लोग काफ़ी प्रेरित हैं यहाँ पे कि हम जयपुर हैंड बनाएं। जयपुर फूड सारी दुनिया जानती है और हम जयपुर हैंड पे कार्यरत हैं क्योंकि हम चाहते हैं समाज के लिए कुछ करें। इसी तरह के कुछ और प्रयोग हमने कर रहे हैं कि जैसे काफ़ी बोरवेल्स के अंदर छोटे बच्चे गिर जाते हैं, जब वो बोरवेल्स का कार्य होता है तो हम उसके लिए एक रोबोटिक आर्म बना रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे सामाजिक रिसर्च से अगर हम जुड़ते हैं तो उसकी एक वैल्यू बनती है, बच्चों में बदलाव आता है। तो सबसे पहले फैकल्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कैसी कितनी क्वालिफाइड है। दूसरी चीज़ है कि हमारी सुविधाएं कैसी है, कि यहाँ पे पढ़ने लिखने की सपोर्ट करने के लिए जो भी सुविधाएं वो पूरी है, चाहे वो आपका हॉस्टल है, चाहे वो आपका गतिविधि का सेंटर है, चाहे वो आपकी बुक्स हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर सेंटर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट हाई एंड है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, कैलिब्रेशन क्या है, उपयोग कैसे लाया जाता है, आपको सिर्फ दिखा दिया जाता है या उस पर ट्रेनिंग दी जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये दूसरी चीज़ आपको देखने की है। और तीसरी चीज़ जो है कि प्रोसेस से सब ट्रांसपेरेंट है। अगर स्टूडेंट को कोई पावर देनी है इलेक्टिव चूज़ करने की तो वो पावर होनी चाहिए, वो उस पर फोर्स्ड इलेक्टिव नहीं होना चाहिए या कंपलसरी इलेक्टिव नहीं बनाना चाहिए कि हाँ लिखने के लिए लिख दिया पर पढ़ाएंगे तो यही, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जहाँ तक हो स्टूडेंट से रेगुलर फीडबैक होना चाहिए, स्टूडेंट का डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और स्टूडेंट को एक पार्टनर की तरह समझ के, उसमें मुख्य पार्टनर समझ के अगर आप कार्य करेंगे तो शायद वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। चौथी चीज़ जो आती है, चाहे वो प्लेसमेंट है वो चौथा मानूंगा, चाहे वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं या कुछ दूसरी है वो पांचवी आ सकती है, वगैरह वगैरह। फिर आता है आपकी लोकेशन क्या है, आपकी एक्रीडिटेशन हुई है, आपके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आप पुराने कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। पर जो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी वो ले जाना चाहें बच्चे को, जाके फर्स्ट हैंड मिलें, हो सके तो उसको देखें, हो सके तो फैकल्टी से बातचीत करें, सवाल जवाब करें और खुद सेटिस्फाइड हों। उसके अलावा जो मैगजीन्स में रेटिंग आती है उसकी अपनी महत्ता है, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करूँगा, पर वो कई बार ठीक भी नहीं होती हैं, कई बार हो सकता है मैनिपुलेटेड भी हो, कहा नहीं जा सकता है। उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करें। जिनको आप ठीक समझते हैं आप ज़रूर निर्भर करें, पर बहुत ज़्यादा नहीं करें, बहुत ज़्यादा अपने आप पे निर्भर करें और काउंसलिंग का फ़ायदा लें। प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है और काउंसलिंग जो आप उस संस्था में जाते हैं वो भी आपको करते हैं, आपको उसका मिला जुला रूप लेना है अपने रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि जानकारी सबसे लें, समझें सबसे, पर करें जो आप ठीक समझते हैं अपने मन की। और उसमें भी जब मैं आप कह रहा हूँ तो मैं पेरेंट्स को आप नहीं कह रहा हूँ, मैं बच्चे को आप कह रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी माध्यम बनना है जानकारी देने के लिए बच्चे को डिसीजन लेना है कि मुझे आगे क्या बनना है। और उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह यह है कि अगर बच्चा डिसीजन लेता है तो वो कुछ भी करके उसको अच्छा बनाता है, अच्छा करता है, क्योंकि उसको प्रूव करना दुनिया को जो मैंने डिसीजन लिया सही लिया। पर अगर माँ बाप या हम शिक्षक उसके लिए डिसीजन लेते हैं तो वो अगर फेल होता है तो हमें कह देता है कि आपकी वजह से हुआ, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप संस्था चूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, तो जनरली ये मान के चलेंगे कि सक्सेस अच्छी मिलेगी। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एक मल्टी फैकल्टी, मल्टी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। मल्टी का मतलब कई सारे क्षेत्र से मतलब है यहाँ पर। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि आज से कुछ समय पहले यशपाल कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जो काफ़ी प्रचलित हुई थी, उसके बारे में काफ़ी विचार विमर्श, गहन विचार विमर्श हुआ था मीडिया में भी और सरकार में भी और अध्यापकों में भी। और उसमें मुख्य विषय ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी यूनिटरी नहीं होनी चाहिए, एक ही दिशा वाली नहीं होनी चाहिए कि खाली इंजीनियरिंग, खाली मेडिकल या खाली सोशल साइंसेस। और उसका वजह ये भी था कि आज की तारीख में जो
वर्गीकरण चल रहा है या जो हम रैंकिंग की बात करते हैं, उसमें हमारी संस्था इसलिए पिछड़ जाती है कि वो यूनिटरी हैं। उनको या तो मार्क्स नहीं मिलते हैं कि वो मल्टीडिसिप्लिनरी है, या फिर विदेश के छात्र नहीं हैं इसलिए, या विदेश से फैकल्टी नहीं है इसलिए, या रिसर्च अच्छा नहीं है, नोबल स्कॉलर नहीं है। तो जब हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई, जो हमारे संस्थापक हैं, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, मणिपाल की लीडरशिप है, डॉक्टर रामदास एम पाई और रंजन पाई जी और मोहनदास पाई जी, उन सब ने मिलके यही ध्येय रखा कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर मल्टी फैकल्टी मल्टी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी है, इंटरडिसिप्लिनरिटी काफ़ी है। हमने 5 मुख्य धाराएं चुनी है। सबसे पहले हमने इंजीनियरिंग है, जिसमें करीब करीब हमारे पास 4 स्कूल हैं और उसके अलावा हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट हैं और 10 विषयों की हम पढ़ाई कराते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद आता है साइंस में। साइंस के अंदर हमारे पास 2 स्कूल्स हैं और उसके अंदर भी 5 डिपार्टमेंट हैं और उसके अंदर भी कई सारी जो विषय विशेष हैं साइंस के, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, बायो साइंस वगैरह वगैरह के क्षेत्र में भी हम पढ़ाई करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्ट्स एंड लॉ है। आर्ट्स आप जानते हैं कि काफ़ी सारे विषय उसमें आते हैं। सारे विषय हमने अभी नहीं लिए हैं, धीरे धीरे करके हम उसमें बढ़ाएंगे, पर आज की तारीख में हमारे पास इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है और हमारे पास लैंग्वेजेस भी है उसके अंदर। तो इस तरह के कई सारे विषय हमने अभी उसके अंदर ले रखे हैं। और जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, हमारे पास 3 ईयर लॉ प्रोग्राम है, हमारे पास LLM भी है और हमारे पास इसी क्षेत्र में जर्नलिज्म का भी कोर्स है जो काफ़ी पॉपुलर है आज की तारीख में, और उसमें भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन की है और वो हमने डेवलप करी है। जो चौथी फैकल्टी जो हमारी आती है वो हमारी मैनेजमेंट और कॉमर्स की है। वो भी क्षेत्र बहुत अच्छा रूप ले रहा है क्योंकि उसमें जॉब्स काफ़ी हैं, ITES के भी जॉब्स हैं। उसमें हमारे पास 3 स्कूल्स हैं और उसमें भी हम मैनेजमेंट की पढ़ाई कराते हैं, हम होटल मैनेजमेंट की कराते हैं और बिज़नेस और कॉमर्स की भी कराते हैं, जिसमें BBA और BCom भी आता है और उसमें भी काफ़ी सारे छात्र हैं। तो ये एक अलग विषय है जो हमने ACCA, CA और सीमा की कोचिंग से भी जोड़ा है, ताकि लोग बाग जो बच्चे उसकी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो आगे जाके इस टाइप के सर्टिफिकेशन ले सकें प्रोफेशनल, और जिससे उनकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बढ़ सकें, चाहे वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इन सब 4 के अलावा एक सबसे यूनिक जो हमारी जो फैकल्टी वो डिज़ाइन की है। डिज़ाइन एक बड़ा अभूतपूर्व क्षेत्र है, क्रिएटिव क्षेत्र है और उसमें मेहनत और पैसा काफ़ी लगता है, नंबर कम होता है, पर हम करना चाहते हैं क्योंकि इसकी महत्व ज़्यादा है। डिज़ाइन में हमारे पास आर्किटेक्चर है, प्लानिंग है, फाइन आर्ट्स है जो इन सब की जननी है, उसके अलावा हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है और ज्वेलरी डिज़ाइन भी है। तो ये सब क्षेत्र मिलके हमारा प्लानिंग का कोर्स बनाते हैं, प्लानिंग की फैकल्टी बनाते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 स्कूल्स हैं और करीब 4-5 डिपार्टमेंट हैं और इसमें भी एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा, और आज की तारीख में इन प्रोग्राम्स के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। तो एक ट्रू सेंस में आप कहेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है मल्टी फैकल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी है, और उसको प्रमोट करने के लिए हमने 2-3 नए प्रयोग आगे बढ़ाएं। एक तो कोई भी अच्छी फैसिलिटी हम बड़ी बनाते हैं जिसको हम सेंट्रल का रूप देते हैं, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, वो उसके लिए निर्धारित नहीं होती पर वो सबके लिए निर्धारित होती है। डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, विषय विशेष के लिए नहीं है, पूरी संस्था के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, किसी को भी डेडिकेटेड बिल्डिंग नहीं है, सब इंटरस्पर्स्ड हैं, आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बीच बीच में हर एक की एक दूसरे की फैसिलिटी आती है, लैब आती है, क्लासरूम आती है, तो एक दूसरे के बारे में जानकारी है, अप्रिशिएशन बढ़ता है कि इनकी भी महत्व क्या है। तो ये दूसरा प्रयोग है। और तीसरा प्रयोग है कि फैकल्टी को भी ऐसे ही कर रखा है कि जो फैकल्टी के सिटिंग एरियाज़ हैं, 100 का है, 50 का है, 20 का है, जो भी 25 का है, वहाँ पे भी हमने मिक्स फैकल्टी बना रखी ताकि एक दूसरे की जानकारी या प्रयोग एक दूसरे के
वहाँ पे काम में लिए जा सकें। तो इस सब के सबको मानते हुए मानता हूँ कि हम बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी शिक्षा के संबंध में नए प्रयोग कर रही है। और नए प्रयोग से मेरा ये मानना है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडिया होगा और जो सोसाइटी की नीड्स है ख़ास तौर से उसको बल मिलेगा, कंसल्टेंसी और टेस्टिंग को बल मिलेगा, और जो हमारे जो कार्य होंगे वो शायद ज़्यादा अच्छे रूप से प्रयोग में आ सकेंगे इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये सब क्षेत्र में हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक मुख्य क्षेत्र जो हमने अभी नहीं चालू करा है पर मणिपाल चालू करना चाहेगा वह मेडिकल या हेल्थ साइंसेस का है, जो कि चाहे फार्मेसी से जुड़ सकता है, चाहे नर्सिंग से जुड़ सकता है, चाहे डेंटिस्ट्री से। उसका भी हम प्रयोग आने वाले समय में जल्दी ही करेंगे। अच्छा, किस मतलब उसमें रहा है, उसके पीछे किस तरह की प्रेरणा और उत्साह रहा है, और आपका ऊर्जा स्रोत मतलब उसमें क्या रहा है कि किस तरह से रोल रहा है? जवाब अभी दे दूं बिना मतलब, देखिए पिछले 4 साल में ख़ास तौर से जब से हमने यहाँ पे कार्य चालू करा तब से हमें कोई न कोई सम्मान लगातार किसी न किसी रूप में मिलते जा रहे हैं। सम्मान ऑब्वियसली जो मिल रहे हैं वह सामाजिक संस्थाओं द्वारा या फिर मीडिया की संस्थाओं द्वारा या फिर जो शैक्षणिक संस्थाओं से संबंध रखते हैं या उनकी गुणवत्ता से संबंध रखती है एजेंसीज, उनके द्वारा हमें मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सम्मान मिलना बहुत अच्छा है, सम्मान मिलना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए या आपके कार्य को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पर खाली सम्मान मिलना ही ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने कार्य अच्छा करा। तो सबसे पहला तो हमारा ड्राइव वही है कि हम उसके लिए करते हैं कि हमने ऐसा सोचा इसलिए हम कर रहे हैं, और उसी वजह से मानना है कि जो भी हमें सम्मान मिले हैं वह उसका एक आउटकम है कि हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी और उसको दुनिया या बाहरी जो संस्थाएं हैं उसको रिकॉग्निशन के रूप में हमें वापस दे रही हैं। और सबसे पहला सम्मान हमें हमारे अपने पहले साल में ही मिल गया था कि हमने देखा कि राजस्थान में कार्य कर रहे हैं इसलिए पानी का ध्यान रखना है, तो पानी के लिए हमें बहुत अच्छा अलंकृत किया गया गृह द्वारा कि हम पानी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और हमारा ट्रिपल यूटिलाइजेशन है वाटर का, सारे पानी का नहीं, करीब 60-70% पानी का डबल यूटिलाइजेशन है और करीब 20-25% पानी का ट्रिपल यूटिलाइजेशन है। ड्यूअल प्लम्बिंग हम उसके लिए करते हैं और उसकी वजह से हमें जो सम्मान मिला। पर चूँकि हम एक शिक्षण संस्थान है तो शिक्षा के जो प्रयोग हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी चाहे लॉ फैकल्टी है, चाहे हमारी फैकल्टी जो डिज़ाइन की है, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट की फैकल्टी है, चाहे वो हमारी इंजीनियरिंग की है, उनको उनके क्षेत्र में उनकी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी सम्मान बराबर मिलता रहा है किसी न किसी रूप में। तो आज सम्मान गिनने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी मिल चुके हैं, पर जो एक बड़ा यूनिक मिला, चाहे वो राजस्थान में सबसे अग्रणी होने का या देश में अग्रणी होने का या नॉर्थ इंडिया में अग्रणी होने का, वो शायद आप हमारी ट्रॉफीज़ के रूप में देख रहे होंगे या देख सकते हैं, या उसकी जानकारी हम आपको कभी भी हमारे द्वारा या वेबसाइट के द्वारा दे सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल का प्रयोग बढ़ना चाहिए, तो डिजिटल जब लास्ट ईयर चालू किया गया प्रधानमंत्री द्वारा तो हमें एनडीटीवी और सिस्को का एक अवार्ड मिला जिसको वो स्मार्ट कैंपस अवार्ड कहते हैं। और वह अवार्ड हमने बहुत ख्याति प्राप्त संस्थाओं के कंपटीशन होने के बावजूद भी हमें दिया गया। यही नहीं, हमें मणिपाल जयपुर को ही नहीं, हमारे अपनी जो संस्थाएं हैं जो दूसरी जो पुरानी हैं उनसे भी कॉम्पीट करके हमें मिला। तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि वो प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग पढ़ाई लिखाई में सबको करना चाहिए और काफ़ी लोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, हमने करा। शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए या हमें अपने जो वातावरण को सेफ बनाने के लिए हमें जो प्रयोग करने चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के, चाहे वो कैमरे द्वारा हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस द्वारा हैं,
वह भी काफ़ी लोगों ने करे और करना चाहते हैं, वो हम भी कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज़ कि अटेंडेंस का पता लग सके और बच्चों को नोट्स की जानकारी दी जा सके या क्लास के बारे में एडवांस में बताया जा सके या मार्क्स उनके पब्लिक में दिए जा सकें ताकि पेरेंट्स को पता लगे, या उनको जो रजिस्ट्रेशन करना है कि किस चीज़ की पढ़ाई लिखाई करनी है, किसका एग्ज़ाम करना है, वो सब उसके माध्यम से हो सकता है। वो प्रयोग कुछ कम है पर वो प्रयोग भी दूसरी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं और हमने भी किए, तो यहाँ तक तो सारा का सारा कॉमन है। पर जब हमने जैसे सुरक्षा के लिए कैमरे का प्रयोग करा कैंपस में, तो हमने 4 कैमरे नहीं लगाए, 40 कैमरे नहीं लगाए कि हमने लगा दिए और कुछ हम कर रहे हैं। हमने 400 कैमरे लगाए ताकि सुरक्षा का पूरा ढंग से ध्यान रख सकें। इसी तरह के जो हमने कार्य करे पूर्ण रूप से करें। एक जो नया प्रयोग हमने करा है वह ये कि जैसे आपको हॉस्टल लेना है तो आप सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ही आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं जैसे एयरलाइंस में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इलेक्ट्रॉनिकली ही आप या इंटरनेट के द्वारा ही आप अपनी सीट या कमरा चुन सकते हैं। तो बच्चों को सुविधाएं दी कि आपको किसके साथ पार्टनर बनना है, कौन सा रूम लेना है, कौन सी दिशा देखनी है, क्या करना है। और इतना ही नहीं, हम जब आगे जाते हैं तो जो भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो पानी है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, उसको सबको हम इलेक्ट्रॉनिकली मेज़र करते हैं, उसका सबका हम रिकॉर्ड रखते हैं और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और उसको हम ऑप्टिमाइज़ भी करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें मिला के हमने करी है, उसकी वजह से हमें डिजिटल कैंपस का अवार्ड मिला है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा रिकॉग्निशन है हमारे लिए। उसके अलावा अभी जो हमें आगे बढ़ना है वो रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ना है कि वो भी मिले। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी सारों ने बुक्स भी लिख दी स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी, और अमेज़न और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं वो बुक्स बिकती भी हैं और बहुत अच्छा भी करी हैं, और उनको एक उसके लिए आप ये कह दीजिए कि उनको रिकॉग्निशन भी मिला है उसकी वजह से। ये हमारे फैकल्टी करती आई हैं कि उनको भी काफ़ी सारे बेस्ट पेपर अवार्ड मिले हैं या उनको बेस्ट पोस्टर अवार्ड मिले हैं, और कईयों को जब उन्होंने कंपटीशन जीता तो प्रोजेक्ट फंडिंग भी मिली है, और जब उन्होंने प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा करा तो उनको एंटरप्राइज के रूप में हमने एस्टेब्लिश भी करा। तो ये भी सब एक रिकॉग्निशन के फॉर्म में आते हैं। पर सबसे बड़ा जो रिकॉग्निशन है इन सब को छोड़ के कि आज हम सबके लिए एक चर्चा का विषय है, इसलिए कि हम कई चीज़ें अलग रूप से करते हैं और हमारे को देख के कई चीज़ें बदल रही है। यहाँ पर आज की तारीख में जो सबसे बड़ा हमें अनूठा उपहार मिलता है लोगों से कि लोग बाग यहाँ आते हैं और हमें कहते हैं कि कैन वी बी रीबॉर्न, क्या हमारा वापस जन्म हो सकता है। और वो कहते सिर्फ इसलिए हैं कि क्या हम यहाँ आके पढ़ाई लिखाई नए रूप से कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा आप कह दीजिए सम्मान है, सेटिस्फैक्शन है, जिसको हम पाकर बड़े खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी ये भी है कि जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, और जो हम करते हैं उसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो हम करते हैं हम उसको प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के बाद हम उसको इम्प्रूव भी करते हैं, और ये हमें फिर आगे सम्मान के रूप में ले जाता है। तो हमें खुशी है कि हमारी ख्याति बढ़ रही है, और उसी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन्स अच्छे हैं। हम लोग हमेशा किसी न किसी रूप में जो कोई भी आगे पढ़ाई करना चाहता है उसके मस्तिष्क में रहते हैं कि वो कोशिश करे कि हमारे यहाँ आके पढ़ाई लिखाई कर सके। तो कुल मिला के एक सफल प्रयोग है, वो सबसे बड़ा सम्मान है। जो हमारे सफल प्रयोग हैं उनके पीछे एक ऊर्जा स्रोत भी रहता है, और वह सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारी जो डायनेमिक लीडरशिप है। डायनेमिक का मतलब ये नहीं कि वो रोज़ इन्वॉल्व हो जाती है, रोज़ हमें अंगुली पकड़ के कुछ बताती है। डायनेमिक का मतलब ये है कि जो बड़ी सोच है वो वहाँ से डेवलप होती है, और जो आगे कार्य रूप में आती है या किसी और रूप में आती है तो हमारे द्वारा भी आ सकती है। और कई सारे प्रयोग हैं जो टॉप डाउन अप्रोच से आते हैं, कई सारे प्रयोग हैं जो बॉटम अप से आते हैं।
सबकी सुनी जानी चाहिए, सबकी बात सोची जानी चाहिए और जिस चीज़ को आगे ले जा सकें उसको मूर्त रूप देना चाहिए, ऐसा हम जनरली सोचते हैं। तो हमारे यहाँ जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एक्ट या स्टैट्यूट जो हमें कहते हैं, उसके अनुसार तो हम बॉडीज़ बनाते ही हैं, चाहे वह बोर्ड है, चाहे वह एकेडमिक काउंसिल है, चाहे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, पर हमने उसके अलावा कई सारी नई नई बॉडीज़ को रूप दिया है। जैसे एक हमारी एकेडमिक एडवाइजरी बॉडी है, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के हु इज़ हु हैं, करीब 10 लोग अलग अलग क्षेत्र के, जो साल में एक बार मिलते हैं और नई दिशा का निर्धारण करते हैं। इसी तरीके से एक एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड AIRB करके बना रखा है हमने, जो इंडस्ट्री को जोड़ने की गतिविधि को आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटी रिसर्च काउंसिल है या कई अलग अलग तरह की काउंसिल या बॉडीज़ या सेटअप्स या कमिटीज़ बना रखी हैं, जो किसी न किसी चीज़ को नयापन देती है। एक नया प्रयोग जो है क्वालिटी का है। हम वैसे नए हैं, आज की तारीख में इतना ज़रूरी नहीं है कि हम कोई इंटरनल क्वालिटी के प्रोसेसेस डेवलप करें। जब एक्रीडिटेशन कराते हैं या करते हैं तो ज़रूरत होती है, पर हमने आज की तारीख में उस कमेटी का गठन कर दिया है। उसके जो रूप है उसको हमने फाइनलाइज कर दिया है, उसकी जो गतिविधि हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फाइनलाइज कर दिया है और अब हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की तारीख में हमारे पास अपनी क्वालिटी पॉलिसी है और वही वजह है कि क्वालिटी का ध्यान रख के चलते हैं, इसलिए चीज़ें अच्छी होती है। और क्वालिटी का ध्यान रखते रखते हमने लोगों को एम्पावर करा है कि वो डिसीजन ले सकें और डिसीजन के रूप में कार्य कर सकें। अगर आपने सब चीज़ कंट्रोल कर ली सेंट्रल पे या टॉप पे या किसी पर्सन पे, तो हो सकता है कि वह आगे नहीं बढ़ती, चाहे वो कितनी अच्छी हो। तो इस तरह के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो इसको ड्राइव करती हैं या जो इसको एम्पावर करती हैं। जैसे एक अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे एकेडमिक काउंसिल में लीगल रूप में अगर आप देखें तो कहीं ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स की, पर अभी हमने स्टूडेंट्स को लेना चालू कर दिया है अपने द्वारा कि वो हमारे स्टैंडिंग इनवाइटी रहेंगे। पर हमने 2 साल जो प्रयोग करे तो हमें लगा कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लेते हैं कि हम मानते हैं कि वो अच्छा उसमें एक हमें सहयोग दे सकते हैं। पर अभी हमने पिछले साल देखा कि कई सारे अच्छे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बाहर प्रोजेक्ट करने चले जाते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो हम उस प्रयोग को थोड़ा सा अभी बदलाव दिया है। तो बदलाव भी हम कंटिन्यूस करते रहते हैं जहाँ जहाँ हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है उसके हिसाब से। तो यही वजह है कि हम सब जुड़े रहते हैं और हम सब जब जुड़े रहते हैं तो ऑब्वियस है कि हम अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं और जब एम्पावर्ड फील करते हैं तो अच्छी चीज़ें लाते रहते हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। जिम्मेवार हम सब लोग हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। शिक्षा मेरा जो जुड़ा हुआ है शिक्षा से वो ज़्यादातर उच्च शिक्षा से है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा उच्च शिक्षण संस्थाओं में ही कार्य करा है, पर शिक्षा का महत्व तो शायद 3 साल की उम्र से चालू हो ही जाता है। फाउंडेशन तो मेरा मानना है वही है। और जो सबसे बड़ा कठिन पहलू है इसका मेरी समझ में वो फाउंडेशन का है। उस फाउंडेशन में जो सुधार करना चाहिए, जो कमी है, वह इस रूप में है कि हमारी क्लास बड़ी होती है, शिक्षक कम होते हैं। शिक्षक अगर कई बार नहीं भी होते हैं और शिक्षक होते हैं तो भी कई बार उनसे दूसरी गतिविधियां कराई जाती है, चाहे वह सेंसस की है, चाहे वह फूड की है, चाहे वो कोई सामाजिक या सरकार का दूसरा कार्य है। तो शिक्षक का शिक्षा के प्रति इतना समय नहीं जा पाता है, तो उसकी वजह से गुणवत्ता कम रहती है। तो यह एक दिक्कत है। तो हमें फाउंडेशन में सुधार करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो प्रयोग हमने देखा है कि शिक्षक का डिसीजन हमेशा फाइनल होता है और बच्चों को हमेशा गाइडेंस की बजाय ऑथोरिटेटिव रूप में बताया जाता है कि ये गलत है या सही है, चाहे वह घर में हो चाहे वह क्लास में होता है। जैसे ही बच्चा कुछ करता है हमारी आदत है कि हम उसको बताते हैं ये सही है ये गलत है। हम उसको सोचने नहीं देते हैं, हम उसको उसके द्वारा नहीं करने देते हैं, हम उसकी जो नेचुरल थिंकिंग है उसको आगे डेवलप या प्रॉस्पर नहीं होने देते हैं।
तो वहाँ कुछ कमी लगती है मुझे। तो हमें चाहिए कि हम 10 साल की उम्र तक जो वो पढ़ना चाहें, जिस स्पीड से पढ़ना चाहें, कम या ज़्यादा, जिस विषय को पढ़ना चाहें, चाहे वो क्लास में फर्स्ट नहीं आए, 100 में से 100 नहीं लाएं, तो वो सब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फाउंडेशन तो वहाँ सही हो जाएगी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा के वहाँ पे, जब हम सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं तो वहाँ कोचिंग का बड़ा प्रभाव हो जाता है, कंपटीशन का बड़ा प्रभाव हो जाता है। उसकी वजह है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं अच्छी बहुत नहीं हैं, और अच्छे में एडमिशन लेना है तो आपको कॉम्पीट करना है तो कोचिंग में जाना है। तो शायद उसको भी किसी रूप में हमें बदलना चाहिए। बदल रही है पर बहुत धीरे, करेक्शंस आते हैं पर वापस उसको 0 पे सेट कर दिया जाता है या गलत पे सेट हो जाती है। सरकार कोशिश कर रही है, समाज भी कोशिश कर रहा है, पर बहुत ज़्यादा हमें उसमें आप कह दीजिए कि सक्सेस नहीं मिली है, पर कोशिश करते रहना चाहिए। उच्च शिक्षा में आए, तीसरी स्टेज टर्शरी की अगर हम बात करें तो शायद हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पर हमें उनको एक फाउंडेशन होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड की। जो बच्चा वहाँ सीखता है उससे वह जॉब पाता है, और वहीं से वो शायद वह अपनी कंपनी चालू करता है और उसी को ज़्यादा प्रयोग में लाता है। तो वहाँ पे भी हमें उन्हें ढील देनी चाहिए या हमें उन्हें लिबर्टी देनी चाहिए। अमेरिका में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो कोर्स उसको दिया जाता है, चाहे कैपेसिटी है या नहीं, क्रिएट की जाती है। हिंदुस्तान में अभी ऐसा नहीं है, पर शायद आने वाले समय में होगा। तो ये बदलाव हमें शिक्षा में लाने पड़ेंगे अगर हमें शिक्षा को अच्छा बनाना है, या हमें शिक्षा को महत्वपूर्ण करना है, या शिक्षा को हर चीज़ जो हमारे समाज में हो रही है उससे जोड़ना है। तो शिक्षा का महत्व रहेगा। पहले भी शुरुआत में मैंने आपको बताया कि शिक्षा आजकल जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। अगर शिक्षा किसी स्टेज पे आपने मान लिया कि आपकी ख़त्म हो गई या काम नहीं आ रही है, तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि ज़िंदगी भी ख़त्म होने की तरफ ही है। तो खुशी की बात यह है कि शिक्षा का रूप बदल रहा है। मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को जो रिटायर होने के बाद आज भी प्रेरित हैं कि उन्हें पीएचडी करनी है। इतना ही नहीं, प्रेरित हैं कि बिना कोई मतलब पे लिए कुछ लिए वो आगे बढ़ के पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षण संस्थाओं में जाना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। मैं भी मेरे एक अंकल को, रिश्तेदार को जानता हूँ जिन्होंने अभी 78 वर्ष की उम्र में पीएचडी करी, और वो करीब 750 पेज की उन्होंने थीसिस लिखी है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आज विद्यमान हैं जो हमें कहते हैं कि शिक्षा का महत्व जिंदगी भर रहेगा। और इतना ही नहीं, जाने वाला आदमी भी कई रूप में अपनी गतिविधियों द्वारा अपने बच्चों को, अपने समाज को कोई न कोई शिक्षा देता है। चाहे वो अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, चाहे वो और कोई उदाहरण सेट करते हैं कोई तप त्याग करके, या चाहे वो कुछ और हमें ज्ञान देते हैं। तो शिक्षा हर स्टेज पे हर रूप में है, और शिक्षा भी हवा पानी की तरह अब 24/7 हो गई, और उसके बिना जीना असंभव है। सालेचा जी की बात कर रहे थे आप। जी हाँ। अभी सर उनका इंटरव्यू लिया था कि भविष्य में मणिपाल में किस तरह के बदलाव लाना चाहेंगे। वैसे आ चुका है इसका, लेकिन फिर भी आप और कुछ बच गया हो। बच्चों को कुछ नया सीख देना चाहेंगे, ये इस तरह का दोनों चीज़। हाँ, देखिए, भविष्य के बदलाव तो चलते ही रहेंगे और होने भी चाहिए। बहता पानी है शिक्षा भी और भविष्य भी, और बदलाव जो आए वो सबके सोच से आए। अभी तक जो हम सोचते हैं कि जो बच्चे हमारे से जुड़ जाते हैं उन्हीं की सोच लेके, और जो हमारे यहाँ कार्यरत लोग हैं उन्हीं की सोच लेके हम बदलाव करें। पर हो सकता है आने वाले समय में हम स्कूलों में जाएं और वहाँ से सीखें उनसे कि वो हमसे क्या चाहते हैं, मणिपाल से क्या पढ़ना चाहते हैं, तो वो बदलाव लाना चाहेंगे। एक तो ये कि हम ओमनी प्रेजेंट होंगे सोसाइटी में, स्कूल्स में, या जो हमारा कार्य क्षेत्र है इंडस्ट्री में, सब जगह हम आगे और जुड़ेंगे, अच्छे रूप से जुड़ेंगे। तो सबसे पहला तो चेंज इस टाइप से ये आएगा। दूसरा ही चेंज आएगा कि अभी जो हम डिग्रियां पढ़ाते हैं वो डिग्रियां शायद निर्धारित हैं कि वो बीए कहलाएगी, और बीए कहलाएगी तो उसमें साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या लैंग्वेज होगा।
पर हो सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो अगर मैंने बीए पढ़ा दी तो, या बीए पढ़ा दी तो कुछ और कोर्स नहीं हो सकता, या बीएससी हो तो ये नहीं हो सकता। ऐसा कुछ निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, पर हम उन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहेंगे, और वो ऊपर जब भी उठेंगे जब हम अच्छा कार्य करेंगे, तो सरकार शायद हमें वह प्रावधान करेगी या लिबर्टी देगी कि हम अपनी डिग्री खुद बना सकें। डिग्री बनाने का मतलब है कि आज मैं चाहूँ तो मैं मेरी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूज़िक और इकोनॉमिक्स के बनाऊं, और वो बीएससी हो या बीए हो, वो भी शायद मेरा ही सोच हो। तो और वो डिग्री अगर मेरी 3 साल की हूँ, मैं 4 साल में करना चाहूँ, तो ताकि मैं कुछ ज़्यादा सीख सकूं। तो ऐसा अगर सोच हम बच्चों को अलाउ करेंगे तो मेरे ख्याल से शिक्षा का भविष्य अच्छा रहेगा, लोग बाग ज़्यादा जुड़ना या यूज़ करना चाहेंगे। तो ऐसे बदलाव शिक्षा में आने वाले हैं या आने चाहिए, ये मेरा मानना है। और उसके अलावा जो प्रायोगिक जो एलिमेंट्स हैं या वर्क हैं, वो थोड़ा सा अभी कम होता जा रहा है किसी न किसी वजह से, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो रही है, चाहे उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो उससे भी हमें बढ़ाना। जो अभी भारत सरकार स्किलिंग के रूप में आगे ला रही है वापस, कि हैंड्स ऑन, आप में कोई ना कोई स्किल हर आदमी में विद्यमान है, मौजूद है, उसको हमें आगे बढ़ाना है और उसमें ट्रेन रीट्रेन करना है। तो अल्टीमेटली हमें ये करना है कि जो शिक्षा है वह लर्निंग को भी आगे बढ़ाए, एक्सेलरेट करे, वो अनलर्निंग को भी, जो विषय ऑब्सोलीट हो गया है उसको भी निकालने का उसमें प्रावधान हो या मोडस ऑपरेंडी हो कि वो अनलर्न भी कर सकें, जो टेक्नोलॉजी या जो शिक्षा का अब कोई महत्व नहीं रहा। और जो तीसरी चीज़ है रीलर्निंग भी, कि जो अब हमने जो विषय हटा दिए और अब हमें रीलर्न कैसे करने हैं, वो कैसे करें, नए विषय कैसे लाएं, उसका भी अगर हमारे पास जुड़ाव हो जाए तो शायद मेरा मानना है कि शिक्षा की जो महत्व है या जो गतिविधियां हैं या जो भी रूप हम चाहते हैं वो पूर्ण रूप होगा, और वो मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, और वह हमारे समाज के सुधार के लिए होगा, समाज को अग्रणी मतलब अच्छे पथ पर अग्रसर करने के लिए काम आएगा। ये ज़रूर हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के अच्छे उपयोग के साथ साथ कुछ बुरे उपयोग भी आते हैं, पर अगर हम मैच्योरिटी बढ़ाएंगे शिक्षा में तो शायद हो सके कि बुरे प्रयोग कम होंगे और अच्छे प्रयोग ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। राजस्थान ने मैं धरती दोहरारी कहवा, और उनमें आपरो घणो घणो स्वागत है। राजस्थानी अपने आप में एक बहुत पुरानी संस्कृति है, भाषा है, उनका कई सारा रूप है, अनेक रूप है। मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, शेखावटी में अलग अलग रूप में काम ली जावे है। और इन्हीं वजहों राजस्थानी भाषा या संस्कृति या अठहरो खान पान या लोग बाग बहुत भिन्न है, रंग रूप बिल्कुल अलग है, और देश विदेशों सब लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा बहुत मीठी है, उन्हें बोलने मज़ो ही बिल्कुल अलग है, बहुत अपनापन है राजस्थानी भाषा में। और जब भी मैं राजस्थान से लोगों ने मिला, चाहे वह राजस्थान में वह चाहे विदेश में वह, तो इन भाषा में बात करना, मातृभाषा में बात करना मज़ो ही अलग है। मातृभाषा में जो आदमी अपनी सोच रख सके, बात कर सके, उनकी सोच बिल्कुल अलग है, और वह बहुत आगे प्रगति कर सके अगर उनकी सोच भिन्न है और वह सोच ओरिजिनल है। और इन्हीं वजहों राजस्थान रा लोग जटे भी गया है
जटे भी आप रो कार्य क्षेत्र बनायो है वटे वे लोगों जुड़ सकिया है, वटेरी भाषा ने भी अपनाया है, वटेरे रहन सहन ने अपनाया है, पर वह खुदरी मातृभाषाओं भी जुड़िया रहा है और हमेशा अग्रणी रहा है राजस्थान रा लोग देश में और विदेश में। हमारी कामना आई है कि राजस्थान और भी चहुमुखी प्रगति करे, अटेरा जी का भी लोग है वे और भी जानिया जावे आपरी संस्कृति रे कारण, आपरी भाषा रे कारण, आपरे रहन सहन रे कारण, आपरी प्रगति रे कारण। और राजस्थान एक बहुत ही उच्च प्रदेश है, उच्च आप स्थान रखे पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में क्यों विदेश में भी लोग राजस्थान ने बहुत अच्छे तरह जाने। ठीक है, आपको एक्सेप्ट काम तो नए छात्रों को या नए छात्रों को या आज के ज़माने के छात्रों को एक ही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि क्षमताएं सब में अलग अलग होती हैं, समानताएं भी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका वातावरण भी कुछ भिन्न हो सकता है कि आप गांव से कहीं से आ रहे हैं, पर अगर आपने ध्यान कर लिया है, आपने सोच लिया है, आपने अपने लिए एक ध्येय बना लिया है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो शायद आपकी सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। आपको अपने आप में सेल्फ बिलीव करना है, आपको ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं, करेंगे, चाहे हम 10 बार फेल हों, चाहे हम 20 बार फेल हों, पर अगर हमने ये ध्येय बना लिया है तो हम सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मेरा सोच है। मैं भी आज से कुछ समय पहले विदेश गया था अपनी पढ़ाई लिखाई करने, मेरे भी मन में डर था, पर जब मैंने वहाँ जाके देखा कि 1-2 महीने का कार्य करके मैंने मेहनत से कार्य करा तो सारा भय हट गया, और भय के अलावा ऐसा हो गया कि हम उनसे कहीं आगे निकल गए जो वहाँ पे पहले से कार्यरत थे। और ऐसा मैंने मेरे लिए ही नहीं, मेरे करीब करीब सारे दोस्तों के लिए देखा है। तो साथियों, हम में काबिलियत बहुत है और हम मेहनत भी बहुत कर सकते हैं। एक चीज़ जिसकी अभी हमें थोड़ी सी कमी लगती है कभी कभी हिंदुस्तान में, वो है कि हम टीम वर्क हमारा थोड़ा सा पुअर है। तो अगर हम अपना सेल्फ बिलीफ और टीम वर्क इम्प्रूव कर लें तो मेरा ये मानना है कि हम सभी बहुत अग्रणी हो सकते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, और हमें रिकॉग्निशन अच्छा मिल सकता है और हम दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं अगर हम ऐसा सोच लें।